वेलकम टू द नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ GS3 इकोनॉमी और लेक्चर नंबर 23 कर रहे हैं हम लोग। दिस विल बी अ क्विक लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रखूंगा बिकॉज हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर का। इन लास्ट लेक्चर वी डिड आर रिन्यूएबल सोर्स का विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किया हमने, और इस वाले में हम कोल एनर्जी एंड ऑयल गैस करेंगे। देखो, एनर्जी सेक्टर में वी आर ऑलरेडी इनटू डीप डाइव, तो हम इसमें और डिटेल एनर्जी सेक्टर के बारे में नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 3 क्लासेस में। ठीक है, अब हम बस यही देखेंगे जो हम हर सेक्टर के लिए डिसाइड किए थे। स्टेटस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। कोल का इंपॉर्टेंस कहीं पूछेगा आपसे नहीं, बट अगेन छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए दिमाग में, राइट। अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल्स, चैलेंजेस। देखो, अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल्स जब भी हैं, ये हमेशा न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए पूछेगा। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, बट कोल के लिए या फिर ऑयल एंड गैस के लिए नहीं पूछा, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रचलन में है, राइट। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की हमारे पास ज़रूरत है नहीं कि भाई पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल ऑलरेडी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैश इन कर रहे हैं उसको। जानना क्या हमें, डेटा जानना है। कुछ अगर इंपॉर्टेंस है तो अगर इंपॉर्टेंस देख लेंगे, हाँ को क्या है कि भाई इजी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, रेडिली अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, मेच्योर टेक्नोलॉजी है, राइट। एंड देन चैलेंजेस, ऑब्वियसली वी नो चैलेंजेस देयर आर मच। एंड देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। देखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उसको बढ़ाने के, अब आ जाओ पहले कोल सेक्टर पे पढ़ेंगे, वहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, लेक्चर नंबर 23 है। अब इसके बाद से 24 एंड 25 होगा। 24 में हम न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस करेंगे, राइट। 24 में न्यूक्लियर एनर्जी और 25 में एनर्जी सिक्योरिटी। विल बी डन विथ एनर्जी सेक्टर। एक लेक्चर रह जाएगा लास्ट, विच विल बी इंटरनेशनल ट्रेड एंड अग्रीमेंट्स। रिमेंबर, वहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेड एंड अग्रीमेंट पढ़ेंगे। अब फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, बहुत बड़ा लेक्चर ऑब्वियसली नहीं होगा। बताओ कोल सेक्टर का करंट स्टेटस क्या है। 5th लार्जेस्ट है हम लोग इंडिया में कोल रिजर्व में, ठीक है। और रिमेंबर कि जिस तरीके से हम विंड का, हाइड्रो का, सोलर में 3rd थे, विंड में 4th हैं, हाइड्रो में 5th हैं, ठीक है। कंबाइंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स का 500 में मतलब 507 हमारे पास गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 257, मोर देन 50% हम गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं। ये आपको अभी तक का पता है, जस्ट अ क्विक रिवीजन। और जो इंडिया क्रॉस्ड 1 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम 2024-25 में। 1 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व, ठीक है। 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है हम, एंड कोल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 74% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। रिमेंबर, जो अभी भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो हमेशा हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव करेंगे तो हमेशा इसको एलिमिनेट करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 74% है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी होगी और इसको प्रोग्रेस करने के लिए भी होगी। एंड मेजर कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, ओडिशा, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़, वो छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ वाला कौन सा प्लेट, वो झरिया, गिरिडीह, धनबाद, ये सारा जो एरिया है, ये सारा कोल रिजर्व के लिए फेमस है। देन ऑब्वियसली ओडिशा एज वेल। अब आ जाओ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं कोल्स को लेके। देखो, गवर्नमेंट 2020 में कमर्शियल कोल माइनिंग लेके आई। इसमें क्या किया, और लिबरलाइज किया कोल माइनिंग्स को, और रिमूव किया कि एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन, कि ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा। इट्स रैदर कि यू डू अ ऑक्शन बेस्ड कोल माइनिंग। देन ऑब्वियसली MMDR अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये ऑब्वियसली आई गेस 1957 का एक्ट है, यस 1957 का इसमें अमेंडमेंट होता है। और 2021 में 1957 के एक्ट को अमेंड किया, नॉट कि उससे पहली बार किया, बट अगेन 2021 में अमेंडमेंट हुआ है। ये क्या करता है, इट परमिट्स व्हाट, 50% ऑफ आउटपुट फ्रॉम कैप्टिव माइंस। तो व्हाट इज कैप्टिव माइंस, कैप्टिव माइंस मतलब जो किसी के अंदर कैप्चर, लेट्स से सम कंपनीज हैज कैप्चर्ड यू, मतलब उसको ऑब्वियसली उसके पास वो कमर्शियल लाइसेंस है उसके लिए। इट्स अ वी कॉल इट एज मिनरल, और जैसे कोई भी माइंस हो गए विच इज व्हाट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ स्पेसिफिक कंपनी, प्राइमरली टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स, ठीक है। देन शक्ति स्कीम अभी रिसेंटली पास हुआ है। शक्ति स्कीम इज व्हाट, it's also for nuclear energy as well, and it is also related to what, transparent coal allocation and pricing। शक्ति सिर्फ न्यूक्लियर स्कीम के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नहीं है, इट इज फॉर होलिस्टिकली एनर्जी सेक्टर के लिए है, और यहाँ पे वही ऑक्शन बेस्ड का काम है। देन कोल गैसिफिकेशन पॉलिसी 2024, टारगेट क्या था, 100 मेट्रिक टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, अब देखो कोल गैसिफिकेशन जो है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस कोल इनटू अ सिंग गैस बोलते हैं उसको, ठीक है, सिंग गैस, दैट इज सिंथेटिक गैस। अब सिंग गैस में क्या होता है कि इसको इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको हीट किया जाता है, सो दैट द गैस प्रोड्यूस उसको पाइप
नेचुरल गैस तो नहीं है बट पाइप्ड गैस की तरह यूज किया जा सके, विच इज मोर सेफ एंड मोर इजीली ट्रांसपोर्टेबल, ठीक है, और इजीली ट्रांसपोर्टेबल, एनवायरमेंटल कंजर्वेटिव ट्रांसपोर्टेशन भी है। देन मिशन कोकिंग कोल, व्हाट इज द टारगेट, 140 मेट्रिक टन ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग कोल जो होगा, सॉरी कोकिंग कोल, वो कहाँ से आएगा, बाय इंडियन प्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। अब आ जाओ सिंगल विंडो क्लियरेंस करेंगे। ऑब्वियसली जितने भी स्कीम्स हम डेवलप कर रहे हैं उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। डीजी कोल इनिशिएटिव्स, ओके, कोल एक्सचेंज, जिस तरीके से हम हमारे पास वेरियस एक्सचेंज हैं उस तरीके से कोल एक्सचेंज, तो एनी प्लेयर एनीवेयर इन इंडिया कैन बाई कोल फ्रॉम एनी प्लेयर एनीवेयर इन इंडिया, एक तरह से एक्सचेंज रेट है, सो दैट इट इज डायनेमिकली प्राइस कंट्रोल्ड, है ना, डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर ट्रांसपेरेंट कोल ट्रेडिंग। देन कोल सेतु ऐप क्या करता है, 50% ऑफ लिंकेज कोल फॉर एनी इंडस्ट्रियल पर्पस, इंप्रूविंग व्हाट, इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउज यूजर टू एक्सपोर्ट, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे 50% आउटपुट आप कैप्टिव माइनिंग से कर रहे हो उसको सेल कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट, सो दैट जो कंपनी ऑक्शन में टेंडर जीत रही है उसके पास बेनिफिट का स्कोप भी तो होना चाहिए, राइट। दीज आर द सम स्कीम्स फॉर कोल। अब आ जाओ ऑयल एंड गैस सेक्टर पे आते हैं। सो ऑयल एंड गैस सेक्टर का करंट स्टेटस क्या है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है, लिक्विड नेचुरल गैस का इंपोर्टर है ग्लोबली। हम जियो पॉलिटिकल क्राइसिस में देख चुके हैं हम कैसे फंस जा रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। एंड इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 88% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस। अभी देखा हमने हॉर्मूज बंद हुआ तो क्या हुआ हमारा हाल, राइट। देन पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ 30% ऑफ इंडियाज प्राइमरी एनर्जी मिक्स। अब इसीलिए हम इथेनॉल ब्लेंडिंग फलाना ब्लेंडिंग का अभी हम नतीजा देख रहे हैं कि चीनी का क्या स्थिति हो गया, ठीक है। दिस इज अनप्लान्ड। अगर हम लिखेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग का ड्रॉबैक्स तो हम लिखेंगे कि भाई शुगर प्राइस शूट अप हो गया है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा कि शुगर महंगा हुआ तो खाना महंगा होगा, सब चीज़ महंगा हो जाएगा ना। देन फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब इंडिया में है, मतलब इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब। और हम अपना जो कच्चा तेल को प्रोसेस करके यूजेबल ऑयल बनाते हैं उसको सिर्फ हम यूज़ ही नहीं करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी कितनी है, 25 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है। अब देखो ये सब जितना भी है ये सब इंपॉर्टेंट ये बनाता है कि इंडियाज़ का एनर्जी सिक्योरिटी कितना वनरेबल है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं किस चीज़ के लिए कि भाई देखो 88% तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, 50% ऑफ नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें असम में मिल रहा है, थोड़ा बहुत बॉम्बे है से मिल रहा है, रेस्ट 88% इज इम्पोर्टेड। पेट्रोलियम 30% ऑफ इंडिया प्राइमरी एनर्जी का मिक्स है, तो अब बताओ 30% जहाँ पे पेट्रोलियम ही चाहिए एनर्जी के लिए, 88% ऑफ टोटल क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम वनरेबल नहीं है एक्सटर्नल फोर्सेस के? यस वी आर, एक्सटर्नल शॉक के लिए सबसे ज़्यादा वनरेबल है, राइट। तो जब हम भी एथेनॉल ब्लेंडिंग का या फिर इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन एनर्जी सेक्टर को बोलेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रोज के साथ साथ कॉन्स भी हैं और कॉन्स के साथ साथ प्रोज भी रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको पढ़ना भी और इसी तरीके से याद भी रखना है। अब याद रखने के लिए ऐसे नहीं करना है कि भाई रटने बैठ जाओ कि ऐसे रट लेते हैं इसको रट लेते हैं, नहीं। एक अगर आप एक पॉलिसी मेकर होगे तो आप कैसे सोचोगे, ये देखो कि अच्छा मैं देखूंगा कि इंडियन इंपोर्ट का इंडियन एनर्जी का मेजर पोर्शन इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट, 30% यहाँ से आ रहा है, तो दीज आर द थिंग्स विच विल नो। फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्शन के लिए तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच मेक्स इंडियन एनर्जी सेक्टर वेरी वनरेबल। और इसी तरीके से डेटा याद भी रखेंगे। अब आ जाओ देखो कि भाई चैलेंजेस तो हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में, तो चैलेंजेस क्या क्या हैं कि भाई देखो ये दोनों के लिए है, ऑयल एंड गैस सेक्टर तो कोल के लिए भी यही है, मतलब कोल के लिए मेजरली नहीं है बट कोल के लिए थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है मेजरली, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा एंथ्रासाइट कोल मिलता नहीं है और एंथ्रासाइट इज साइट कोल जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वी आर ऑल्सो इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन बोथ। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड गैसेज में देखेंगे तो हमारा वनरेबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। कहाँ से आता है, रशिया से, यूएई से, इराक, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, यहाँ से वी आर डूइंग व्हाट, वी आर इम्पोर्टिंग। दूसरा प्राइस वॉलेटिलिटी, राइस कैसे कि भाई प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और प्राइस वॉलेटिलिटी कैसे है, प्रोडक्शन पे, रिमेंबर OPECD है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग, तो उसने क्या किया था एक बार प्रोडक्शन पे ही कंट्रोल कर लिया था। प्रोडक्शन पे कंट्रोल करेगा तो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच होगा, प्राइस शूट अप करेगा, जैसे प्राइस अप शूट अप करेगा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देन डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बहुत कम है हमारे यहाँ, लो एक्सप्लोरेशन डिस्पाइट
लार्ज सेडिमेंट्री बेसिन है हमारे यहाँ, असम अरुणाचल साइड है, इधर बॉम्बे हाई साइड है, हमारे पास है हमारे पास इंडिया के पास एक्सप्लोरेशन का ऑप्शन, बट डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन इज वेरी लो। देन डिस्टॉर्टेड प्राइस, ऑब्वियसली लैक ऑफ यूनिफाइड प्राइसिंग, क्यों, ये अंडर जीएसटी नहीं है, हर स्टेट में देखो तेल की प्राइस अलग है, सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। देन इंफ्रा बॉटलनेक, ऑब्वियसली क्योंकि पाइपलाइन जो है वो लिमिटेड है, सर्टेन एरियाज में पाइप्ड नेचुरल गैस नहीं पहुंच रहा है हर जगह, कहाँ है गाँव में, किसी शहर में भी, वो भी बहुत रेयर, ऑलमोस्ट आई गेस मेरे जो डेटा है ओनली 8% ऑफ गैस पाइपलाइन गैसिफिकेशन है, ठीक है। देन ऑब्वियसली लो स्टोरेज बफर, जैसे हम पेट्रोलियम के लिए वी हैव लार्ज बफर्स, वी हैव ऑलमोस्ट 3 weeks to 4 weeks का रिजर्व्स, बट उस तरीके से गैस के लिए वी डोंट हैव रिजर्व। देखा था हमने हॉर्मुज क्लोज हुआ तो कैसे गैस की मारामारी हो गई थी। एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल कंसर्न्स, रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हमारा टारगेट है दैट इज नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी पेरिस का, एसडीजीज चैलेंजेस हैं, नेट जीरो अचीवमेंट है बाय 2030, सो 2047 सॉरी, सो ये सब क्या है, दिस आर हिंड्रेंस, मतलब हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है उसके लिए। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या होगा, देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जितने भी चैलेंजेस पड़े कि भाई इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगी सरकार फ्यूल में, प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए एक्सचेंज लेके आएगी सरकार, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए एमएमडीआर लाइसेंस देगी सरकार, डिस्टॉर्टेड प्राइसिंग के लिए अगेन उसको जीएसटीज के अंदर प्रपोजल है, मतलब अब देखो कब होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, गवर्नमेंट पाइपलाइन स्कीम्स लेके आएगी। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन ट्रिब्यूनल्स और क्लियरेंस विंडोज लेके आएगी, उसके बाद काउंटर पॉलिसीज भी लेके आएगी। तो यही रहेगा हमारा पढ़ने का तरीका। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अलाउड 100% एफडीआई, कि भाई बाहरी कंपनी भी आके अगर इंडियन कंपनी के पास इतने पैसे नहीं बच रहे हैं या फिर इंडियन में कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है टू एक्सप्लोर ऑयल एंड गैसिफिकेशन का, तो 100% एफडीआई अलाउ किया ऑटोमेटेड रूट से। ईजियर लाइसेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। यूनिफाइड गैस टैरिफ, यस, वन नेशन वन गैस ग्रिड। यहाँ पे क्या था, डिस्टॉर्टेड प्राइसिंग, लैक ऑफ यूनिफाइड प्राइसिंग, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो यूनिफाइड गैस टैरिफ लेके आते हैं, वन नेशन वन ग्रिड की तरह से, ठीक है, वन गैस ग्रिड। इंडियन गैस एक्सचेंज, अभी बताया कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड प्राइसिंग है इनके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, एक्सचेंज लेके आइए, गैस एक्सचेंज, व्हाट, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी के लिए, कि कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर है वो किसी भी प्राइवेट प्लेयर या फिर किसी भी प्लेयर से खरीद सकता है। देन क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं प्रोग्राम, रिड्यूस इंपोर्ट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, टारगेट क्या है 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030 प्रोड्यूस करना है। अभी रिसेंटली एक हाइड्रोजन ट्रेन भी चला। देन एनर्जी सिक्योरिटी ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, क्या हो रहा है, ऑपरेशनल ऊर्जा सुरक्षा गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। इट डज व्हाट, इट इज डाइवर्सिफाइंग सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल, कि हम सिर्फ रशिया से ही नहीं, सिर्फ ईरान से ही नहीं, हम अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई कर देंगे, कि अगर एक जगह भी कहीं बॉटल नेक क्रिएट होता है तो दूसरा सोर्स हमारे पास खुला रहे आने के लिए, ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यस, एथेनॉल फ्यूल मॉनिटरिंग, यस, विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर अंडर ऑपरेशन सुरक्षा। तो यही था मेजरली, कुछ नहीं है। कोल सेक्टर देख लिया, ऑयल एंड गैस सेक्टर देख लिया। अब इससे क्या हुआ हमारा, इससे विंड कवर हो गया, सोलर एनर्जी कवर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कवर हो गया, एंड देन वी डिड व्हाट, वी डिड आर कोल एनर्जी सेक्टर एंड ऑयल गैस। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मत मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, यू गो आस्क एनी एक्सपर्ट, एनी प्रो, एनी वन हु हैज़ रिटन दिस एग्जाम, दे विल टेल यू नहीं चाहिए इससे ज़्यादा कंटेंट, नहीं याद रहेगा, ट्रस्ट मी, नहीं पॉइंट है एक और किताब लिख लेने का। देन ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में हमने क्या कर लिया, देख लिया कि सिलेबस में कहाँ एड्रेस कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर को ऑलमोस्ट हमने पूरा अब एड्रेस कर दिया, ठीक है। सो वी आर डन विथ एनर्जी सेक्टर। अब हमारे पास बचता है, सॉरी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, अब नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर एनर्जी बचता है, एंड देन एनर्जी सिक्योरिटी बचता है, ये दोनों। सो ये दोनों हम एक साथ कर लेंगे, एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन विथ इकोनॉमी। बस एक लास्ट बच जाएगा, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट। इसमें मैं आपको वो सब पढ़ाऊंगा कि आप देखते हो कि भाई CPCA हुआ है, अर्ली हार्वेस्ट हुआ है, FTA हुआ है, CEPA है, कस्टम यूनियन, कस्टम मार्केट, दीज आर व्हाट, कॉमन मार्केट, दीज आर at what level and what kind of economical partnership. So that's it. So we are done with all this thing. See you in the next lecture. Thank you so much.